नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। साथ में आज की क्लास में भी आप सभी का स्वागत है। लास्ट की क्लास में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के प्रश्न पत्र का हल करना स्टार्ट किया था। वहां पर हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के सभी प्रश्नों को हल करके उनको समझने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उन वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2018 के पेपर का जो पार्ट डी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट डी जो आपका है, यहां पर आपको 6 नंबर के 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इन जो क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से समझिए ताकि आप पार्ट डी में कम क्वेश्चन सोल्व करके, आपको यहां पर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका यहां पर पार्ट डी में 6 नंबर का आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से पार्ट डी में आपका जो 30 नंबर का मैटर आपको करने को मिलेगा। तो आप यहां पर कम क्वेश्चन करके अधिकतम अंक यहां से पार्ट डी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 से आपका पार्ट डी स्टार्ट होता है और प्रश्न नंबर 26 आपका बोर्ड परीक्षा 2018 का 2018 में जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था आपका, वो यहां पर आपके सामने है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसी तरह का प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2020 में भी आने के चांसेज हैं, क्योंकि अगर पिछले दो या 3 सालों का अगर हम प्रश्न नंबर 26 की अगर हम बात करें, बड़े प्रश्नों में 6 नंबर के प्रश्न में अगर हम बात करें तो बीजगणित में से आलेखीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रश्न रिपीट होता आया है। तो इस वर्ष भी संभावना है कि इसी तरह का प्रश्न आलेखीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो प्रश्न है आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। अर्थात हमें यहां पर आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है इन दोनों समीकरणों का, और उसकी सहायता से हमें जो चर राशि है x और y, उन दोनों का मान यहां पर हमें निकालना है। तो देखिए साथ में हमें एक चीज और दी गई है यहां पर, अतः हल कीजिए, और हल करने के बाद में हमें एक काम और करना है। इसकी सहायता से संबंध 6x + 7y = p में p का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो आलेखीय विधि से हल करने के बाद में जब हम x का और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में इस संबंध में हम x का और y का मान रखकर जो अचर राशि है p, उसका मान भी हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करना है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो यहां पर पहला समीकरण हमने ले लिया जो कि आपका है 2x + y = 6। यहां पर हमें इस समीकरण को हमने जो चर राशि x के लिए हल कर लिया, अर्थात चर जो x है उसका मान हमने निकाल लिया यहां पर, और बाकी जितने भी जो पद है उनको हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया। अर्थात चर x के लिए हमने इस समीकरण को जब हल किया तो यहां पर जो हमारे x का मान आ गया आपके सामने x = 6 - y/2। इस तरह से आपको भी समीकरण को हल कर लेना है। हल करने के बाद में यहां पर हमें y जो चर है उसका मान हमें हमारी इच्छा से रखना है और उस मान के संगत हमें x का मान निकालना है। तो इस तरह से हमें कितने मान निकालने हैं? कम से कम 2 मान हमें निकालने हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए या एक अद्वितीय लाइन का बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम यहां पर 2 बिंदु दोनों समीकरण के निकालने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमने निकाला x = 6 - y/2। तो देखिए यहां पर हमें y का मान रखना है और उसको हल करते हुए उसके संगत हमें x का मान निकालना होता है। तो यहां पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। y का मान हमने रखा यहां पर 0, तो 0 रखने के बाद यहां देख सकते हैं हमारे पास जो x का मान है वो आ गया 3। इसी तरह से दूसरा हमें y का मान रखना है। अब y का मान जब हम रखेंगे तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, माइनस की जो संख्या है वो भी हम यहां पर रख सकते हैं। लेकिन जो मान हमें रखना है वो इस तरह से रखना है कि जो x का जो मान आए हमारा वो दशमलव में ना आए या भिन्न में ना आए। अर्थात जो 2 है नीचे
हर उसका भाग संख्या में पूरा पूरा चला जाए, ताकि हमारा जो x है उसका मान दशमलव ना आए और बटे वाली संख्या में, भिन्न वाली संख्या में ना रहे। तो यह कोशिश हमें करनी है। तो दूसरा मान हमने सीधा सा यहां पर रख दिया y बराबर 6, क्योंकि 6 माइनस 6 हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा जो x है उसका मान यहां पर 0 आ गया। तो इस तरह से पहला जो समीकरण था उसके लिए हमने यहां पर इस तरह से डिब्बे में x के 2 मान और y के 2 मान यहां पर निकाल लिए। तो इस तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी हमें कम से कम 2 मान यहां पर निकाल लेने हैं। तो चलिए दूसरे समीकरण को हम देख लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 2 आपका दूसरा समीकरण है। जब हमने पक्षांतरण किया, इसको भी हमें x के लिए हल कर लेना है। तो जैसे इसको हम x के लिए हल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस वाई बटे 2। अब वही प्रोसेस हमें यहां पर भी दोहरानी है। y का मान हम रखेंगे और उसके संगत हमें जो चर राशि x है उसका मान यहां पर निकाल लेना है। तो यहां पर y के हमने 2 मान रखा, एक बार हमने यहां 0 रखा तो y बराबर 0, तो यहां पर 0 हो गया ये y का मान, और यह 2 बटे 2 हमारे पास हो गया। तो इस तरह से x बराबर हमारे पास आ गया 1। फिर इसके बाद में हमने y का मान रखा 2, तो यहां 2 प्लस 2 अंश में हो गया, बटे हर में 2 है आपका, और यहां काटा जब इसको तो हमारे पास आ गया x बराबर 2। और इसको भी हमने इस तरह से डिब्बे में आपको लिख देना है एग्जाम में भी x और y के रूप में हमें। तो यहां पर हमने दोनों जो समीकरण थे, हमें उन दोनों समीकरणों को हल करते हुए दोनों चर राशियों के मान हमने यहां पर कम से कम 2-2 मान यहां पर हमने निकाल ली हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, आपको दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करते हुए कम से कम 2-2 मान हमें यहां पर निकाल लेने हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा हमारा काम रहेगा, हमें इन जो बिंदु हमें मिले हैं, जो बिंदु हमने निकाले हैं, इन बिंदुओं की सहायता से हमें जो है ग्राफ बनाना है, हमें आलेख बनाना है। तो आपको आलेख यहां पर बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ जो है मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं कि आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो एक बार हम ग्राफ का भी रिवीजन कर लेते हैं, किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब हम इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो आपका ये रहा। आपको यहां पर ग्राफ बनाना है, तो आपको एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहला काम आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष का यहां पर निर्माण करना है। बिल्कुल मध्य में आप एक्स अक्ष का आडी रेखा जिसको हम बोलते हैं, क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर एक्स, ये वाली हमें रेखा खींच देनी है और साइड में लिख देना एक्स अक्ष। इसी तरह से जब हम बिल्कुल मध्य में लेंगे तो हमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम बोलते हैं, खड़ी लाइन आप बोल सकते हैं आपकी भाषा में, या उसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी उसको हम बोलते हैं। तो यहां पर इसको हमें वाई अक्ष इसको हम यहां पर लिख देना है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ वाई अक्ष लिख दिया और इसको हमने यहां पर एक्स अक्ष लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम यहां पर मूल बिंदु बोलते हैं, और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो आपके 0 0 होते हैं। तो यहां पर हमने बिल्कुल सेंटर में जहां पर दोनों जो अक्ष हैं एक दूसरे को काटते हैं वहां पर हमारा मूल बिंदु होता है, और उसको हमने यहां पर मूल बिंदु को ओ नाम यहां पर दे दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर अगर आप दाएं तरफ चलेंगे, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर अगर आप दाएं तरफ चलेंगे तो दाएं तरफ आपको संख्याओं को धनात्मक लेना है, और एक डिब्बे पर आपको 1 इकाई मानते हुए पैमाना जो है यहां पर आपको लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, आपको एग्जाम में आपका पैमाना है वो भी आपको लिखना है। पैमाना मानते हुए अर्थात हमने एक्स अक्ष पर कितने डिब्बे बराबर कितना अंक हमने, कितनी इकाई हमने ली है, वाई अक्ष पर हमने कितनी इकाई ली है, कितने डिब्बे के बराबर, वही आपका पैमाना होता है। तो यहां पर सिंपली हमें जो पैमाना यहां पर आप लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर हम लिखे पैमाना, जो एक्स अक्ष पर अगर हम पैमाना यहां पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर, तो आप देख सकते हैं 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो आप एक्स अक्ष पर देखते हैं कि एक जो बड़ा आपका जो खाना है, आपके ग्राफ में आपको एक बड़ा खाना मिलेगा, और प्रत्येक बड़े खाने के अंदर छोटे जो खाने आपको 10 छोटे खाने आपको मिलते हैं। तो आपका जो बड़ा खाना है उस एक बड़े खाने बराबर आपको 1 इकाई लेनी है यहां पर। तो आप 2 इकाई भी ले सकते हैं। अगर आपके अंक कम है तो आप 2 बड़े खाने बराबर 1 इकाई ले सकते हैं। अगर आपके अंक ज्यादा हैं तो आपको 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई आप ले सकते हैं। तो यहां पर हमने 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई ले लिया एक्स अक्ष पर। क्या मतलब हुआ इसका कि आप यहां देख सकते हैं एक्स अक्ष पर हमने एक डिब्बे को 1 के बराबर माना है, अर्थात 1 इकाई के बराबर हमने माना है। उसके बाद दूसरे डिब्बे पे हमने 2 लिख दिया, तीसरे डिब्बे पर 3 लिख दिया, अर्थात एक डिब्बे बराबर 1 इकाई हमारा
जो स्केल यहां पर पैमाना रहने वाला है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें y अक्ष पर हमें क्या स्केल लेना है, तो y अक्ष पर भी हमने यही स्केल लिया, एक डिब्बे बराबर एक बड़ा खाना बराबर हमने लिख दिया 1 इकाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर आपका y जो अक्ष है इस पर 1 2 एक डिब्बे बराबर 1, फिर उसके बाद दूसरे डिब्बे पे हमने 2 लिख दिया। अगर आप डिब्बे का अंतर देखेंगे तो एक जो बड़ा डिब्बा है वो आपका 1 इकाई के बराबर आपका यहां पर होने वाला है। तो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर अगर आप चलेंगे तो मूल बिंदु से दाएं तरफ आपको धनात्मक संख्याएं लिख देनी है। जितने अंक आपको यहां पर दर्शाने हैं उतने अंक आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर हमने 1 से लेकर के 6 तक अंक एक्स अक्ष पर धनात्मक लिख दिए हैं। अगर आपके ऋणात्मक संख्याएं अगर आपके आती है, जो बिंदु हमने लिए थे अभी थोड़ी देर पहले हमने बिंदु निकाले थे एक्स अक्ष पर, तो आप मूल बिंदु से जो आपका मूल बिंदु उससे अगर एक्स अक्ष पर बाएं तरफ आप चलेंगे तो यहां पर आपकी जो संख्याएं होती है वो आपकी धनात्मक होती है, सो ऋणात्मक संख्याएं आपकी होती है। मूल बिंदु से बाएं तरफ आपकी जो संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक संख्याएं आपको लेनी है। तो यहां पर हमें एक भी ऋणात्मक बिंदु जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो ऋणात्मक बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं और नहीं चाहें तो अंकित आप ना भी करें। सेम इसी तरह से आपको अगर हम y अक्ष की बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अगर आप चलेंगे, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहां पर आपको संख्याओं को धनात्मक संख्याएं आपको यहां पर लेनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर धनात्मक संख्याएं हमने ली है 1 2 3 4 और इस तरह से 6 तक हमने यहां पर संख्याएं ले ली है, क्योंकि y अक्ष पर जो हमारा अधिकतम जो बिंदु आया 6 आया है। तो इस तरह से हमें 6 तक अंक जो संख्याएं हैं 6 तक के जो अंक है वो यहां पर हमने ग्राफ में लिख देने हैं। अगर ज्यादा अंक भी हमें बिंदुओं में प्राप्त होते हैं तो उसके अनुसार आपको यहां पर अंक जो है 6 के बाद में 7 या 8 जरूरत के हिसाब से आपको यहां पर लिख लेने हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है उसका एक तरीके से जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ पर आपको जो बिंदु है उनको किस तरह से प्रदर्शित करना है और किस तरह से समीकरणों को एक लाइन के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे चलिए अब हम जो हमने बिंदु प्राप्त किए थे उन बिंदुओं को किस तरह से आपको इस ग्राफ पर अंकित करना है वही हम सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा समीकरण था उसका जो पहला बिंदु था x पर आपको 3 और y पर 0 आपको लेना है। तो इस तरह से आपका जो पहला बिंदु है आप यहां देख सकते हैं आपका x पर 3 और आपको y पर 0 यहां लेना है। तो चलिए ग्राफ पर अगर हम चलते हैं तो यहां पर हमने x पर 3 x अक्ष पर 3, तो यहां पर 3 के पास में हमने बिंदी लगा दी है। ये रहा आपका x पर 3 ये इस तरह से, और y पर आपका 0 है। तो x अक्ष पर जो y 0 होता है तो यहां पर मूल बिंदु की सीध में जो 0 है वो आपका x अक्ष पर होगा। तो यहां पर हमने इसको x अक्ष पर प्रदर्शित कर दिया। तो इस तरह से आपका जो बिंदु है वो यहां पर 3 0 आपका अंकित हो चुका है। x पर 3 है और y पर 0 है, अर्थात यह है x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो हमने यहां पर 3 0 बिंदु इसको अंकित कर दिया। इसके बाद जो दूसरा हमारा बिंदु था इसी समीकरण का, x पर 0 और y पर हमें 6 यहां देखना है। x पर 0 और y पर 6 हमें देखना है। तो चलिए x पर 0 आपको यहां देखना है और y पर 6, तो ये आपका बिंदु यहां पर आने वाला है आपका x पर 0 और y पर 6, अर्थात ये y अक्ष पर कोई आपका बिंदु है। और कौन सा बिंदु है वो आपका यहां है 6 0। तो इस तरह से हमने 6 0 जो बिंदु है वो अंकित यहां पर कर दिया और इसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो मिलाने के बाद में आपका जो पहला समीकरण है उसकी रेखा आपको यहां पर मिल चुकी है। सेम इसी तरह से आपको दूसरा जो आपका समीकरण है उसके दोनों जो बिंदु है उन दोनों बिंदुओं को भी आपको यहां पर ग्राफ पेपर पर अंकित कर देना है इसी तरह से, और अंकित करने के बाद में उन दोनों बिंदुओं को भी आपको मिला देना है। अब मिलाने के बाद में आप क्या देखते हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करने वाली है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे और दोनों रेखाओं को निरूपित करेंगे और निरूपित करने के बाद में जब दोनों रेखाओं एक बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद करेगी और जिस बिंदु पर आपको दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु हमारा आंसर होगा। उस बिंदु का x निर्देशांक जो हमारा x का मान होगा और उस बिंदु का जो y निर्देशांक है हमारा वो y का मान होगा। तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में दोनों जो रेखाएं हैं एक बिंदु A पर आकर के मिलती है। यहां आप देख सकते हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु A पर आकर के मिलती है और इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिख लेने हैं। तो यहां पर जब हमने इस बिंदु के निर्देशांक लिखे तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक मिले 2 2।
निर्देशांक देखने के लिए आपको क्या करना है, इस बिंदु ए से अगर आपको x अक्ष का निर्देशांक देखना है, x निर्देशांक आपको अगर देखना है तो आपको इस बिंदु से बिल्कुल सीधे में x अक्ष की तरफ चलना होगा। तो ये बिल्कुल सीधे में अगर आप x अक्ष की तरफ चलते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से जब इस बिंदु से अब आप y अक्ष की सीध में चलेंगे तो आपको जो y निर्देशांक है वो आपको मिल जाएगा, और वो भी आपको यहां पर मिल गया 2। तो इस तरह से जो इस प्रश्न में जो हमें हल प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हो चुका है 2 2। तो आपको यहां लिख भी देना है इस तरह से कि x बराबर 2 आपको प्राप्त हो गया और y बराबर 2 आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इस समीकरण युग्म का हमने आलेखीय विधि से हल कर लिया है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो आपको यहां तक का पूरा प्रोसेस करना है और इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ग्राफ में आपको पूरा करना है, पैमाना भी आपको लिखना है, तभी आपको यहां पर पूरे आंसर पूरा जो नंबर है आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी गई है, तो उसको हमें कैसे करना है, चलिए वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर हमसे बोला गया है कि जब आप हल कर ले तो हल करने के बाद में एक संबंध हमें यहां दिया हुआ है और उस संबंध की सहायता से हमें p का मान यहां पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। यहां पर हमें x बराबर 2 हमें मिल गया और y बराबर 2 हमें यहां पर निकाल लिया हमने। तो इस संबंध में हमें x बराबर 2 और y बराबर 2 हमने रख दिया, और रखने के बाद में जो p है उसका मान हमने निकाल लिया। तो इस तरह से p बराबर हमारे पास में आ गया 26। तो इस तरह से अगर समीकरण को हल करने के बाद में अगर कुछ आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप किसी भी चर राशि का मान उस संबंध में x का मान और y का मान रख करके उस चर राशि का मान आसानी से निकाल सकते हैं।